हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य ने वन क्षेत्रों में वर्षों से इंसान और हाथियों के बीच टकराव का सिलसिला खत्म करने के लिए एनाइडर नामक अर्ली वार्निंग डिवाइस की मदद लेने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, झारखंड के कई वन क्षेत्रों में वर्षों से इंसान और हाथियों के बीच टकराव का सिलसिला जारी है। इसके कारण दोनों को क्षति होती रहती है। कहीं पर हाथी फसलों को बर्बाद कर देते हैं तो कहीं इंसान उनकी जान ले लेते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग ने एनाइडर की मदद लेने की योजना बनाई है। एनाइडर एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसमें मोशन सेंसर लगा हुआ होता है। इसका दायरा 180 मीटर होगा। जैसे ही हाथी या कोई वन्य जीव इसकी रेंज में आएगा, अलार्म बज उठेगा। इस डिवाइस में लगी एलईडी भी जल जाएगी। इस आवाज से जानवर भाग जाएंगे। इसकी आवाज मॉडिफाई भी की जा सकती है। झारखंड में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टाटा स्टील की मदद से इसे सारंडा व चाईबासा वन क्षेत्र के गांव में लगाने की तैयारी चल रही है। एनाइडर इंफ्रारेड सेंसर आधारित उपकरण है। इसकी तेज आवाज सुनकर हाथी रास्ता बदल लेंगे। साथ ही इसमें लगे कैमरे में वे कैद हो जाएंगे। एक अलर्ट मैसेज विभाग के पास पहुंच जाएगा। उत्तराखंड में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है। 18 गांव में तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च इस प्रोजेक्ट पर आएंगे। यह खर्च टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी वहन करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में जल्द ही महाभारत कालीन वैभव देखने को मिलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाने की तैयारी है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मथुरा। देखिए, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जल्द ही महाभारत कालीन वैभव भी दिखेगा। इसके लिए हांडिया स्थित लक्षागृह में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाने की तैयारी है। कार्यों के लिए 79.27 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। अनुसंधान केंद्र से शोधार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में गंगा तट पर लाख, परसिंडा, मूंज चर्बी, बांस आदि से महल निर्मित किया गया था। यह अत्यंत ज्वलनशील था। इसका नाम शिव भवन लक्षागृह रखा गया। पांडवों को साजिश के तहत कुलदेव भगवान शिव के अनुष्ठान के लिए यहाँ भेजा गया। सबको जिंदा जलाकर मारने की साजिश रची। आग लगाए जाने से पहले ही पांडव यहाँ बचकर निकल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया है कि लक्षागृह को मुख्यमंत्री पर्यटन प्रोत्साहन योजना व गंगा सर्किट विकास योजना से जोड़ा जाए। इसी क्रम में यहां महाभारत अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती मानते हैं कि हंडिया स्थित महाभारत कालीन लक्षागृह के विकास में से प्रयागराज की ख्याति बढ़ेगी। उप पर्यटन निदेशक दिनेश कुमार के अनुसार अनुसंधान केंद्र की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नोबेल फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में इस साल प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पाने वाले को पुरस्कार की अतिरिक्त राशि मिलेगी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1899। देखिए, नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र में, कोरेलिंका इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार को एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनिटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। बात करें इसके शुरुआत कैसे हुआ, तो यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
बात करें नोबेल फाउंडेशन के बारे में, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई है तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरित संस्थान के न्यासी यानी ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। बात करें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अपनी जिंदगी में नोबेल ने 18 दिसंबर 1986 नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं है। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300 वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार को शुरू किया। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रेगनर एथोन क्रिटल फ्रेस और नीदरलैंड के यान टिरबेर्गन को दिया गया। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियोहेरी दुनांत व फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। बात करें भारत के बारे में, तो टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। टैगोर को 1930 में जब ये सम्मान मिला, तब वो पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। इसके अलावा अरविंद खुराना को 1968 में, सीवी रमन को 1930 में, वीएस नॉयपॉल को 2001 में, वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में, मदर टेरेसा को 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1910 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, आर.के. पचौरी को 2007 में, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 3 दशक बाद सार्वजनिक के आंकड़ों में उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। देखिए, पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर जारी बहस के बीच उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम तापमान का पता चला है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम संबंधी एजेंसी के मुताबिक लगभग 3 दशक पहले ग्रीनलैंड में करीब -70 लिख देते हैं -70 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अब सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 22 दिसंबर 1991 को उत्तरी गोलार्ध में शून्य से नीचे यानी -69.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। क्लिंग नामक स्थान पर स्थापित मौसम की स्थिति स्वतः दर्ज करने वाले स्टेशन पर यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह जगह ग्रीनलैंड के एक हिमखंड के पास है और समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बता दें कि इससे पहले अटलांटिका में पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान यानी -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये लास्ट था अटलांटिका का, ठीक है, दर्ज किया गया था। 1983 में वास्तविक मौसम केंद्र में दर्ज किया गया था। प्रोफेसर तालास ने कहा कि क्लिंक ऑटोमेटेड वेदर साइट की शुरुआत पिछली सदी के 9वें दशक में हुई थी और ये 2 सालों तक चली। इसे ग्रीनलैंड के आइस सीट प्रोजेक्ट के दौरान ग्रीनलैंड क्रस्ट के आसपास मौसम संबंधी स्थितियों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1994 में इसे टेस्टिंग के लिए लैब में वापस भेज दिया गया और फिर अटलांटिक में इसका इस्तेमाल के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सिकुन ला सुरंग का निर्माण किन 2 स्थानों के मध्य वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा है? ऑप्शन ए बिलासपुर और कारगिल, ऑप्शन बी कांगड़ा और लेह, ऑप्शन सी सिरमौर और कारगिल, ऑप्शन डी मनाली और लेह।
देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने विश्व की सबसे लंबी हाई अल्टीट्यूड सिकुनला सुरंग का निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्रता से कार्य आरंभ कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा नीमू पदम दर्चा से होते हुए मनाली से लेह तक का वैकल्पिक रास्ता बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया था, जो कि श्रीनगर से जोजिला पास से गुजरने वाले मौजूदा मार्गों पर सरूचू होते हुए मनाली से लेह तक के मार्ग की तुलना में कम समय लेगा। सिकुनला सुरंग के बारे में बात करें तो भारत में सिंगोला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कि जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे को लुंगनाक घाटी जास्कर में प्रवेश बिंदु के रूप में माना जा सकता है। जास्कर की तरफ से सबसे नजदीकी गांव कुरखियांग है और लाहौल की सबसे नजदीकी गांव चिक्का है। सिकुनला सुरंग बनने के बाद यह विश्व की सबसे लंबी हाई अल्टीट्यूड सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई का बात करें तो 13.5 किलोमीटर है और इस सुरंग का निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश से मनाली तथा कारगिल राजमार्ग को वर्ष भर खुला रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मनाली और लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित एसपी बालासुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी पत्रकार। देखिए, मानवीय संवेदनाओं को अपनी गायकी से छू लेने वाले प्रख्यात गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे। गत 5 अगस्त को कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था। 7 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद फेफड़ों के संक्रमण के सुधार न होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। अपने 5 दशक के कैरियर में उन्हें 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। एसपी बालकृष्णन ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ समेत 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन के आक्रामक रवैये से परेशान होकर क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में साझा 5G नेटवर्क लगाने की बात आगे बढ़ी है। क्वेड देशों के समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और भारत, ऑप्शन डी रूस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, चीन के आक्रामक रवैये से परेशान दुनिया के 4 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के बीच गठबंधन अब न सिर्फ ठोस आकार लेने लगी है, बल्कि चीन पर नकेल कसने के उपायों पर गंभीर विमर्श के दौर भी शुरू हो गया है। इन 4 देशों के गठबंधन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और इसके भावी रोडमैप पर अहम चर्चाएं हुई। इनके बीच चीन की सप्लाई चेन के स्थान पर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने और साझा 5G नेटवर्क लगाने की बात आगे बढ़ी है। बात करें क्वेड के बारे में तो क्वेड की अवधारणा सबसे पहले भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए आई थी। बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चीन के कारण उपस्थित भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ता से परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वेड की शुरुआत की। क्वेड के इस विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया। अब चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए हैं। हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह वार्ता शिथिल पड़ गई थी, लेकिन बाद में वह पुनः इस वार्ता में शामिल हो गया। 2017 में इन औपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए राजा कार्तिकेय गुंडू, ऑप्शन बी शंभू एस कुमारन, ऑप्शन सी पवन बड़े, ऑप्शन डी सैयद अकबरुद्दीन। देखिए, हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पवन बड़े ने किया है।
बात करिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946 टू 47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिकता, स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। दिसंबर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्य मानवाधिकार परिषद में 53 सदस्य मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया था तथा 19 जून 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित हो गई। उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होगा। इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पवन बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9 रिपर खरीदे जाने की मंजूरी दी है। MQ-9 रिपर क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का लड़ाकू ड्रोन, ऑप्शन बी एक प्रकार का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी एक प्रकार का रडार सिस्टम, ऑप्शन डी एक प्रकार का मिसाइल। देखिए, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना में जल्द ही MQ-9 रिपर यानी प्रेडेटर बी ड्रोन शामिल होने जा रहा है। अमेरिका से इस प्रकार के कुल 30 ड्रोन खरीदे जाने हैं, जिनमें से 6 के लिए रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। इन पर करीब 4,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बेहतर खतरनाक MQ-9 ड्रोन सीमा की चौकसी के साथ साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। फिलहाल लद्दाख में LAC की निगरानी के लिए इजरायल निर्मित हेरॉन ड्रोन लगाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई हथियार नहीं है। बात करें इस ड्रोन के विशेषताओं के बारे में, तो रेकी करने या हवाई हमले में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। गतिशील लक्ष्यों में भी ये भेदने में माहिर है। विजुअल सेंसर वाले टारगेटिंग सिस्टम से लैस, हथियारों के साथ साथ 4 लेजर गाइडेड हवा से जमीन पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलों से लैस। हेलफायर मिसाइलें सटीक निशाना लगाती है और आसपास बहुत कम क्षति करती है। एक सेंसर ऑपरेटर एक पायलट इसे दूर से संचालित कर सकते हैं। अमेरिका वायुसेना में वर्ष 2007 से ये अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। माना जाता है कि अमेरिका ने हमले के लिए MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह जितना जासूसी में माहिर है, उतना ही खतरनाक हवाई हमला करने में भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रकार का लड़ाकू ड्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में 71 करोड़ टन लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राजस्थान में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं। राज्य सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में इसके 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 71 करोड़ 60 लाख टन भंडार की खोज कर 4 ब्लॉक विकसित किए हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि चारों लाइमस्टोन ब्लॉक प्रधान खनिज की श्रेणी के हैं। इसमें प्रदेश में बड़ी मात्रा में खनन होने के साथ ही सीमेंट क्षेत्र में बड़ा निवेश होगा। बात करें लाइमस्टोन के बारे में यानी चूना पत्थर के बारे में, तो चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी काल के अवसादी सेलों में पाया जाता है। यह मुख्यतः कुड़प्पा व विंध्यन सेल समूह में पाए जाते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार है। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु अन्य उत्पादित केंद्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।